हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर कहीं पैदा। नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। विकास राज बाटी नाम है मेरा। शिक्षा जगत के मोटिवेशनल वीडियो हमेशा मारवाड़ एक्सप्रेस आप तक लाता रहा है। उसी सीरीज में आज ये पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए हो जाता है कि राजस्थान के अंदर और ख़ासकर सिविल सर्विसेज की जब बात आती है, जब भी रिजल्ट आता है, चाहे आईएएस का हो चाहे हमारे आरएस का हो, प्रशासनिक सेवाओं में बीते 4-5 सालों के अंदर बड़े रुझान देखने को मिले हैं और हमारी क्षेत्र की अलग अलग प्रतिभाओं ने अच्छी रैंक पर अपनी रैंक हासिल करी है। प्रॉपर आईएएस कुछ लोग बने हैं, कुछ लोग आरएएस बने हैं, कुछ लोग अलग अलग सर्विसेज जो भी डिपार्टमेंटल होती है उन सब के अंदर गए हैं। बीते दिनों राजस्थान प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आया, आरएस का एग्ज़ाम, जो एक बड़ा लूठा एग्ज़ाम है हमारे एरिया के अंदर। हर बच्चा जो 10वीं 12वीं के बाद में एक लक्ष्य बनाता है, उसमें ये एक बड़ी लुक्रेटिव सी एक जॉब है जो प्रशासनिक सेवाओं के अंदर तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, एसडीएम हो या डिप्टी एसपी हो, और उसके बाद में भी न जाने दर्जनों ऐसी अलग अलग डिपार्टमेंट की जो जॉब्स है उसमें जाने के लिए आतुर होता है। बीते दिनों जैसे ही आरपीएससी ने 2023 की प्रशासनिक सेवाओं का रिजल्ट जारी किया, अंतिम सूची के अंदर हमारे जेतारण के, खासकर रामावास के अंदर आसपास के हमारे बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए। उसमें एक सहदेव चौधरी जी का नाम हमने सोशल मीडिया पे अलग अलग हैंडल्स में आपने देखा। उनसे इन डिटेल बातचीत करते हैं, कैसी संघर्ष की कहानी रही, किस प्रकार उन्होंने इंटरव्यू फेस आउट किया, कैसे बहुत कम उम्र में पहले ही प्रयास में आरएस का एग्ज़ाम राजस्थान के स्तर पर हम देखें 7-8 करोड़ की जनता के अंदर चुनकर आना और 200 की रैंक के अंदर में आना अपने आप उनके संघर्ष की कहानी को दिखाता है। तो हमारे साथ में विशेष बातचीत के लिए सहदेव चौधरी जी हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, आपने समय दिया मारवाड़ एक्सप्रेस को। थैंक यू सर। चौधरी साहब, व्यस्तम समय है आपका, मगर थोड़ा हम डिटेल से जानना चाहेंगे कि आपकी बहुत कम उम्र है। हमारी जनता को आप पहले ही सवाल में मैं बस ये जानना चाहता हूँ, किस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, पिताजी आपके क्या करते हैं, आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से करी और कैसे ये सिलसिला शुरुआती पढ़ाई और अकेडमी से होते हुए सिविल सेवा की तरफ गया? जी सर, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मेरी जो पीढ़ी है वो हमारे परिवार में प्रथम ऐसी पीढ़ी है जो ग्रेजुएट हुई है। अच्छा। मेरे मेरे पिताजी जो है 8वीं पास है। क्या नाम है फादर साहब का आपका? दुदाराम जी बिदादा नाम है सर। अच्छा, क्या काम करते हैं? वो खेती का काम करते हैं। अच्छा। और आपके प्रश्न का दूसरा पहलू कि आपने जो है ग्रेजुएशन कहाँ से की है, तो मैंने जो है शुरुआती पढ़ाई जो है भगत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतारण से पूरी की है। उसके बाद में श्री स्वरूपचंद गोविंदचंद पारिक महाविद्यालय जयपुर से बीएससी बीएड मैंने किया इंटीग्रेटेड कोर्स का, और ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के तहत रजिस्टर्ड है सर। और जहाँ तक आपके प्रश्न का पहला पहलू कि आपने इतनी कम उम्र में जो है किस प्रकार इस सेवा को क्रैक किया है, तो उसका मुख्य कारण यह रहा है कि जो मेरे मार्गदर्शक थे, जिसमें मैं मुख्यतः 2 व्यक्तियों को इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगा। हनुमान राम जी गोदारा, जो कि अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एक जो हमारे कुलदीप सिंह जी बारट, जो वर्तमान में राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में हैं और उन्होंने आईएएस के भी मेंस लिखे हैं सर। अच्छा। उन्होंने इस पद को सर जो है तैयार किया है। उन्होंने मेरे को ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जो है वो एक प्रॉपर गाइडेंस दी है कि किस प्रकार से जो है तैयारी की जाती है। और तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे हम मारवाड़ी में कहते हैं ना, पगडंडी जो कोई बता दे आपको कि किस प्रकार से किन चीज़ों को किस प्रकार से रिटेन करना होता है, किस प्रकार से उनको लिखना होता है, तो वो संपूर्ण कार्य उन दोनों व्यक्तियों ने किया। तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी सफलता का अगर कोई की पॉइंट है किसी जगह पर जाकर, तो वो इन दोनों व्यक्तियों के अधीन है। इस बार कौन सी रैंक मिली है आपको? मेरे को से 194 रैंक मिली। 194 बहुत अच्छी रैंक है। 200 के अंदर की रैंक लाना और खासकर ओबीसी से लाना तो अपने आप में एक बड़ा संघर्ष रहता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सिलेक्ट होता है तो आसपास के लोगों में जन जागृति ज़्यादा हो जाती है। जैसे पद्मा मैडम का सिलेक्शन हुआ हमारे यहाँ से, तो बहुत सारे लोग और पढ़ने में हुए। अब आपका एक अच्छी रैंक में सिलेक्शन हुआ तो आसपास वाले बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज होती है कि आपने खासकर आरएस के लिए किन स्रोत से पढ़ाई करी, कौन सी किताबें आपने ली और किस तरह से, क्योंकि बहुत सारा भटकाव है। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, रील का ज़माना है, तो बच्चों को लगता है कि एक स्रोत ये किताब से पढ़ ले, कभी एनसीईआरटी, कभी आरबीएससी की किताबें, कभी कोई और बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताबें ले आते हैं और बच्चा 3-4 साल इस सर्कल में फंस जाता है। आपने पहली बार में प्री, मेंस, इंटरव्यू और फाइनल रैंक तक आप पहुँचे, तो वो विशेष कौन से स्रोत थे आपके निजी रूप से जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहोगे? जी
सर इसमें जो 3 स्टेज होती है वो इस प्रत्येक स्टेज की जो है अलग अलग विशेषता होती है। प्रीलिम्स जो है बेसिकली फैक्चुअल पोर्शन पर अधिक होता है। हालांकि आरपीएससी ने जो 2024 में इसके ट्रेंड को भी चेंज किया है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जो पेपर आया है। 23 वाला पेपर थोड़ा अधिक फैक्चुअल था, पर इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। मेंस जो एग्जामिनेशन होता है सर उसका अलग ट्रेंड होता है और इंटरव्यू एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अलग होती है। तो मैं इनको आपके अगर सहूलियत के हिसाब से, मैं चरण के हिसाब से बिल्कुल आराम से इन डिटेल बताइए। जी सर, जहाँ तक मेरा फोकस रहता है कि आपको ज़्यादा फोकस आरएस का अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको मेंस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय प्रीलिम्स के। तो प्रीलिम्स को आप जो है राजस्थान के सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इनका अच्छा खासा जो है वेटेज होता है। तो उसके बेस पर, और अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो उसके बेस पर आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे और करंट अफेयर्स अगर उस समय के पढ़ते हैं, हालांकि आजकल आरपीएससी करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा टफ बनाने लग गई है, फिर भी आप उस समय के करंट को तैयार अच्छे से करते हैं तो आपका प्रीलिम्स जो है बहुत आसानी से हो सकता है। और पिछली बार तो कट ऑफ भी जो 71 के करीब गई है, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में ज़्यादा कोई बाधा आती नहीं है। मुख्य मुद्दा जो है वो मेंस का एग्जामिनेशन है, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स के मार्क्स रैंक में जुड़ते नहीं हैं। मेंस के जो 800 नंबर के जो पेपर हैं, जो 200-200 के 4 कंपोनेंट है, और जो 100 नंबर का जो इंटरव्यू प्रोग्राम है, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आपके सिलेक्शन को मेंस तय करता है, आपकी रैंक को इंटरव्यू तय करता है। तो आपको मेंस के चारों पेपरों को अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से बांटना होगा। हमें इसमें देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट जो स्टैटिक सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट डायनामिक सब्जेक्ट है। स्टैटिक सब्जेक्ट से मेरा तात्पर्य है कि जैसे हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में आपको अधिक जो है बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, जिसमें आप फैक्चुअल डेटा और उनमें भी जो ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के हिसाब से आपको जो इन डिटेल चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। पेपर 1 में जहाँ तक प्रश्न है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को जो है प्रेफर कीजिए। सबसे पहले अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान हिस्ट्री की, तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए 9th और 10th की बुक आती है राजस्थान अध्ययन की। वो पीले रंग के जो पृष्ठ, वो सबसे बेस्ट किताब है सर। अच्छा, ये नए पुराने में भी बच्चे उलझ जाते हैं कि नई आरबीसी, पुरानी आरबीसी, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी। सर इसमें तो आरबीसी की जो बुक है वही चलती है राजस्थान बोर्ड के लिए। तो राजस्थान बोर्ड की जो वो 9th 10th की जो बुक है सर, वो एग्जैक्ट आपके सिलेबस के हिसाब से, यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि सिलेबस उसमें से ही लिया गया है। ठीक है। तो सर जैसे अब पिछली बार एक जो है प्रश्न था कि वात और वचनिका में क्या अंतर है, वो एग्जैक्ट आप देखेंगे तो राजस्थान बोर्ड की उस बुक में वैसे के वैसे दिया हुआ है। आप उसी बात को, जैसे वात को कई बार जैसे कोचिंग नोट्स में सीधा जो है देखने को मिलता है कि वात इसे कहते हैं और अचल दास की खिंची की बात, और डायरेक्ट जो है वो लिखने का प्रयास करते हैं। जबकि आप जब आरबीसी की जो बुक को देखेंगे तो उसमें वात को इतना अच्छे तरीके से बताया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव है, जैसे उसी बात को ऐसे बताया हुआ है कि जैसे वात में किसी पुरानी कहानी का वर्णन किया जाता है और उसमें हुंकारा शैली का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम दोनों अभी जो बात कर रहे हैं वो एक वात है, क्योंकि मैं कोई बात कह रहा हूँ, आप उस चीज का जो है हुंकारा दे रहे हैं, हुंकारा। अब जब आप इस प्रकार के की पॉइंट को जब लिखते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनर के माइंड पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे वचनिका है, वचनिका ऐसे हम डिटेल में लिखें कि राजवंशों की जो है परंपराओं और उनको फॉलो करते हैं, इसकी बजाय आप ये लिखिए कि अंत्य अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है और जो है इनमें अंतिम पंक्तियों में तुकबंदी जो है वो देखने को मिलती है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैं मेंस के हिसाब से समझा रहा हूँ सर। तो इस प्रकार जो है अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसमें और कोचिंग नोट्स में थोड़ा सा ये अंतर हो जाता है कि आप उस अंतिम टच को जो है वो दे पाते हो। वो जैसे हुंकारा एक कीवर्ड हो गया, हुंकारा शैली देखते ही एग्जामिनर के मन में होता है कि बच्चे ने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा है। वचनिका हो गया, अंत्य अनुप्रास की जैसे बात होती है तो वो द्वैत हो गए, तो उर्दू फारसी के जो शब्द है और ऐसे कैसे सर लोक कलाएं और उन सबको जो बहुत अच्छे से उसमें समझा रखा है सर। और उसके बाद अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें सर, तो इसमें मेनली कल्चर का जो पार्ट होता है वो काफ़ी अच्छा खासा जो है पार्ट होता है। तो एक 11th क्लास की सर इंडियन हिस्ट्री के एनसीईआरटी की एक बुक आती है सर, एग्जैक्ट सर उसमें जो है लगभग इन डिटेल जो है सारा सिलेबस जो है कवर्ड है। उससे होता क्या है कि जैसे आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप अच्छे से लिख पाते हैं। जैसे 2023 के मेंस में क्वेश्चन आया था कि सूर्य मंदिर जो है उसके बारे में इन डिटेल आप जो है वर्णन दीजिए कि सूर्य मंदिर क्या होता है, सूर्य मंदिर की जो राजस्थान की सूर्य मंदिरों की विशेषता बताइए। ऐसे जैसे हम प्रश्न सोचते हैं तो मुझे यकीन के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में 5 जनों को भी 7 या 8 से अधिक सूर्य मंदिर याद नहीं थे। और तो अब आप उत्तर लिखेंगे डायरेक्ट की जो है
फलोदी में जो सूर्य मंदिर है वो, या गलताजी में जो सूर्य मंदिर है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पर जैसे ही आपने एनसीईआरटी की जो है सूर्य मंदिर को पढ़ रखा है कि भाई मोढेरा का सूर्य मंदिर कैसा होता है, तो पूर्वाभिमुखी होते हैं कि जो भी सूर्य मंदिर होते हैं, तो आप दोनों चीज़ों को कंपाइल कर दीजिए। जैसे 10th की बुक में जिस प्रकार मंदिर स्थापत्य कला की, राजस्थान मंदिर स्थापत्य कला को समझाया हुआ है, कैसे गुर्जर प्रतिहार शैली का विकास हुआ, कैसे जो है वो सोलंकी शैली का विकास हुआ, और किस प्रकार से जो है बाद में जैन शैली का विकास हुआ, हवेली शैली का विकास हुआ, उसको मैंने जैसे इन डेप्थ एक तरह समझा दिया। और उसके बाद जो सूर्य मंदिर की जो कॉमन विशेषताएं होती है, जैसे कि सूर्य मंदिर पूर्व अभिमुखी होते हैं, पूर्व की ओर जो उनका मुख होता है, क्योंकि सूर्य का उदय उस तरफ से होता है, और उसके जो रोटेशन बेस होते हैं, तो सर्वतोभक्ष जो है उसके द्वार होते हैं, और किस प्रकार से जो रेखा प्रसाद शिखर होते हैं, और नागर शैली में किस प्रकार से सूर्य मंदिर बताए। ये सूर्य मंदिर की वही विशेषता है जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर गुजरात का, वो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एक मंदिर से पूर्व को वो कॉपी पेस्ट कर लीजिए आपने एनसीईआरटी से वो और फिर जो है आप किन्हीं 5 जो आपको याद है सूर्य मंदिर के नाम, उनको इन डिटेल जो है आप समझा दीजिए, और इसके बाद में उसको कंक्लूड कर दीजिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी बड़ा गेम हो गया कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो। पढ़ा तो आपने स्टैंडर्ड किताबों से होता है। अच्छा, ये पिछले 2 सालों से जो चेंजेस आरपीएससी में नजर आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन का नेचर भी बदला है। पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आते, अब बड़े अप्लाइड से क्वेश्चन आते हैं सर। तो उसी के साथ जैसे अब इस प्रकार आप जो हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरे प्रश्न में वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज कई बार आरपीएससी कम रखती है, तो आप इसे में किसी कोचिंग की जो है सहायता ले सकते हैं। किसी कोचिंग के बेसिक नोट्स उठा लीजिए। 15 से 17 नंबर का कभी रोल होता है। पिछले हालांकि 2021 के मेंस में 25 नंबर तक भी चला गया था, पर फिर भी हम मान सकते हैं कि आप किसी एक बेसिक ले लीजिए और बड़ा बड़ा जो है उसमें से मोटा मोटा पढ़ लीजिए, पुनर्जागरण और अमेरिका फ्रांस की क्रांति और इनके बारे में। और अब जो है उसी के सेक्शन 2 पर चलते हैं सर। उसमें इकोनॉमिक्स आती है सर। इकोनॉमिक्स में सर इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स होती है सर, उसके बारे में जो है चर्चा होती है। इसमें सर मेनली जो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, इकोनॉमिक्स का जो सेकंड से जो सेक्शन होता है सर, उसमें वो एक डायनामिक सब्जेक्ट होता है। प्रीलिम्स में उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, मेंस में उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। प्रीलिम्स में मेनली जो राजस्थान इकोनॉमी होती है सर, वो प्रीलिम्स और मेंस में एग्जैक्ट वैसी ही जो है वो होती है। इन दोनों में ही जो है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को जो वेटेज दिया जाता है, जबकि जो इंडियन इकोनॉमिक्स जो होती है सर, उसमें उसका जो नेचर रहता है वो दोनों में अलग अलग होता है। प्रीलिम्स में जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, और बाकी मेंस में जो है सर वो सीधे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2023 के एक क्वेश्चन है सर, एनडीसी टारगेट क्या होता है, नेशनल डिटरमिनेड कंट्रीब्यूशन जो होता है COP 21 में जो पेरिस, वो एग्जैक्ट उस साल के इकोनॉमी सर्वे के ऊपर को आप देखोगे तो उसका चैप्टर नंबर 10 क्लाइमेट चेंज में वो एग्जैक्ट बॉक्स में पड़ा है सर। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी सर्वे को केवल एक बार मोटी नज़र से स्क्रॉल किया है तो उसमें वो आपको सीधा दिख जाएगा। आप उसमें ये कीजिए कि इंडियन इकोनॉमी सर्वे को लेकर आप अपने सिलेबस के टॉपिक मैच कर लीजिए। उसमें जो ज़्यादा नहीं कर सकते तो केवल जो बॉक्स में बंद है उसी को भी कर लेंगे तो आपका बहुत बड़ा जो है पोर्शन कवर हो जाएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में जो है मुन्नाल सर की और इनकी जो क्लासेस है सर, उनका आप लाभ ले सकते हैं। अब इसी के सेक्शन में सर मैनेजमेंट है सर, इसका तो हाँ, ये छोटे 6 सब्जेक्ट आपके आरएस में लगते हैं, उनको पिछले 2-3 सालों से इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि कहीं से वो क्वेश्चन या वो टॉपिक मिल ही नहीं रहा बच्चों को, तो वो आपने कैसे तैयार करें? जी सर मैनेजमेंट का तो सर मैनेज करना काफ़ी जो है उसको मुश्किल हो रहा है या टफ हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सिलेबस है और उसका वेटेज बहुत कम है। और उसमें इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है मुझे लगता है कि आपको उस पर जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। बाकी जो कोर मैनेजमेंट के पार्ट है सर, वो बिजनेस स्टडीज़ के जो 11th-12th की बुक्स है सर, उसमें भी इतना खास डिटेल में दिया हुआ नहीं है। और जहाँ तक सोशियोलॉजी का प्रश्न है सर, मैं लिख के देता हूँ कि 11th-12th की जो एनसीईआरटी में जो बेसिक सोशियोलॉजी है सर, उसमें उन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है सर कवर किया हुआ है। और अकाउंट और ऑडिट सर, इसमें आपको किसी एक कोचिंग या उनका सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि जनरली जो है बच्चों को अकाउंट ऑडिट का इतना जो नॉलेज होता नहीं है। और अभी जो एंट्री सिस्टम और उनको भी आरपीएससी डायरेक्ट पूछने लग गई है, और इतने डिटेल में जाकर पूछने लग गई, तो आपको किसी इसमें एक्सपर्ट की जो है सहायता ले लेनी चाहिए। अब सर दूसरे पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है सर, एथिक्स का जो पार्ट है, एथिक्स में आप मेनली जो है धर्मेंद्र सर की बुक भी जो है पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको एथिक्स के जो एग्जाम्पल है सर, एथिक्स जो है वो एग्जाम्पल वर्क पर बहुत अधिक चलती है, तो वो एग्जाम्पल आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करने होते हैं। रियल लाइफ के एग्जाम्पल सर जो होते हैं वो अलग अलग जगह से कलेक्ट करने होते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर, जो इसका सेकंड पार्ट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डायनेमिक जो है वो
बनाया जा रहा है। तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना होता है रिसेंट डेवलपमेंट पर। रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ, जैसे हमें पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है कि उसके आसपास के क्वेश्चन आए, जैसे कि आदित्य मिशन ये हम सब के लिए कि प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। इस प्रकार आपको उसमें प्रेडिक्शन करनी होगी कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है तो हम किस प्रकार उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि रिसेंट जो है कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट बहुत अधिक होते हैं, अधिकांश बच्चे जो उसमें उलझ जाते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है तो उसमें रिसेंट डेवलपमेंट में आपको अपने सिलेबस की लाइन को नहीं छोड़ना है कि आप एग्जामिनर बिल्कुल आपके साथ न्याय करता है और वो आपके सिलेबस के इर्द गिर्द ही आपको रखने का प्रयास करता है। और हालांकि वो कई बार जो है अधिक समझ की भी जो है प्रयास करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अच्छा खासा जो वेटेज रखता है सर। तो उसके लिए आप जो करंट और जो 9th 10th और 11th में जो बेसिक साइंस है सर उसका जो यूज़ करके आपके लिए काम हो सकता है। और ज्योग्राफी की जहाँ तक बात करें तो सर 11th क्लास की जो NCERT है सर उसमें इंडियन ज्योग्राफी को एज इट इज RS के सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है NCERT। और अगर थर्ड पेपर में पॉलिटी की बात करें सर तो पॉलिटी के लिए जो है वो लक्ष्मीकांत आप हम सभी के लिए सर वो ही भगवद गीता मानी जाती है। और आप अब जो है RPC प्रीलिम्स में जो है बहुत ज़्यादा इस मामले को टफ बना रही है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि बेरेट जो होता है संविधान का उसको आप एक बार हल्का हल्का जो है देख लीजिए, क्योंकि अब जो है कि आर्टिकल 72(1) में क्या है और ओरिजिनल लैंग्वेज में जो RPC पूछने लगे तो एक बार आपके देखा हुआ होता है। जैसे इस बार मेरे भी एक क्वेश्चन जो है वो उच्चतम न्यायालय के रिलेटेड था, वो एग्जैक्ट उसी लैंग्वेज में था सर कि उसी सदन की उसी कार्रवाई में, तो एग्जैक्ट उसी में मैच होता है। डायरेक्टली थोड़ी जटिल भाषा बस आदतन हो जाता है, आदतन ऐसे आप जो है जैसे ही आप लक्ष्मीकांत या किसी से थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो आपको जैसे ही आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो बेरेट समझ में आने लग जाएगा। और उसको एक बार हल्की तरह से देख लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि वो बेरेट में कहीं संविधान संशोधन का बहुत डिटेल में जो है वर्णन दिया हुआ होता है। इतना अपने डिटेल में जाना नहीं होता है, क्योंकि हम एक जनरलाइज भर्ती की तैयारी करें, बड़े बड़े आर्टिकल्स को देख सकते हैं। और उसके साथ केस को लिखना चाहिए हमें। रिसेंट जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें जो केस को लिखना चाहिए, जैसे अभी 377 हटा था तो नवजोत सिंह वो जो विवाद, इस प्रकार आप जो वाद जितने उन केस को जो है इन डिटेल जो है लिख लीजिए। और बाकी सर केशवानंद भारती बात तो जो है ऐसे ही उस प्रकार हम केस को लिख सकते हैं। उसके बाद में जो राजस्थान जो पॉलिटी है सर वो भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पोर्शन पर डिपेंड करती है। तो उसमें आप हो सकता है कि किसी कोचिंग नोट्स का जो है सीधा सारा ले सकते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात करें तो सर 11th 12th की पब एड लोक प्रशासन की जो किताब आती है एग्जैक्ट हमारा सिलेबस उसी से उठाया गया है और उसी की तरह से जो है हमारे उस चीज़ों को जो मैनेज किया जाता है। हालांकि पब एड का पिछली बार जो 2024 का जो मेंस का पेपर है वो काफ़ी टफ आया था, तो हमें जो है पब एड में वापस जो है पुनर्विचार की जो है सर आवश्यकता होगी। अब वापस उसी तरह सर 3 जो छोटे सब्जेक्ट हैं सर, बिहेवियर जो है जो रीट और इनकी साइकोलॉजी की तैयारी करते हैं उनमें से काफ़ी टॉपिक जो है कॉमन हो जाते हैं। तो आप कोई साथी अगर तैयारी कर रहा है तो उसकी जो मदद कई बार हमें ले लेनी चाहिए, वो थोड़ा जटिल सब्जेक्ट पड़ता है। स्पोर्ट्स योगा सर वापस करंट पर जो है डिपेंड करता है, तो इस प्रकार से। और उसके बाद जो लॉ है सर, लॉ को भी आपको किसी जो इंस्टीट्यूट या किसी एक टीचर से एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी क्लिष्ट जो है लैंग्वेज होती है, जैसे और काफ़ी जो टर्म्स होती है जो हमें समझ नहीं आती। जैसे पिछली बार शायर का बारे में पूछा था, काश्तकारी एक्ट के बारे में पूछा था, और जो सूचना के अधिकार की धारा 8 के बारे में पूछा, तो थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है कि आपको एक आउटफ्रेम जो है उसके लिए होना चाहिए। अब है पेपर 4th। RS में कहा जाता है कि जिसका पेपर 4th हाथ में होता है उसका नाम फाइनल लिस्टों में दिख जाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी दिखने में बड़ी आसान सी है कि 2 भाषाएं पढ़नी है, मगर एक चैलेंज ये बढ़ जाता है कि करीब 50-60 नंबर या 70-80 नंबर तक का एक फैक्चुअल पोर्शन आता है। बच्चा डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहा होता है और इधर ये फैक्चुअल का होता है। और जिस ग्रामीण अंचल से हम मारवाड़ के कोर एरिया से आते हैं वहाँ अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना ये अपने आप में बड़ा जटिल हो जाता है। ये कैसे मैनेज किया आपने? जी सर, 4th पेपर की इम्पोर्टेंस जो है सर, जो RS की तैयारी करता है वो कभी नहीं उसकी इम्पोर्टेंस को बोल सकता है। वहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रामर पर जो है कमांड करनी होती है, जिसमें आप राघव प्रकाश जो है सर, मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो रिलेवेंट है। और लगभग जो है ग्रामर उससे हिंदी की ग्रामर सॉल्व हो जाती है। इंग्लिश की ग्रामर में आप जो है किसी SSC या किसी के जो वीडियो जो है वो देख लीजिए, उससे क्या है कि आपको काफ़ी जो है हेल्प हो जाती है। अब
आपका बैकग्राउंड हिंदी रहा, पूरी आपने शिक्षा हिंदी में करी। जी सर। और अब इसमें जो है वो रिटर्न जो पोर्शन होता है सर, वो बच्चे की अवधारणात्मक क्षमताओं को जो चेक करने के लिए वो उस पोर्शन को रखा जाता है कि बच्चा किस प्रकार से उन चीज़ों को सोचता है और उसको डिलीवर करता है। निबंध में आपको 4 पेज देकर 20 नंबर का सर जो हिंदी में निबंध होता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो उसमें आप कोटेशन तैयार कर लीजिए, 50, 100, 120 कोटेशन जो है वो तैयार कर लीजिए और आप प्रत्येक टॉपिक के लिए कोटेशन तैयार रखिए। और जो अंत करते हैं तो अंत को एक प्रोग्रेसिव माइंड के सेट के साथ जो है उनका जो है अंत किया जाना चाहिए। जैसे गहन सघन मनमोक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं कि ये जो वादे हमने याद वो हमें वो आते हैं, लेकिन अभी कहाँ आराम बदा, अभी मुख निमंत्रण चलना है, अभी तो मिलो मुझको चलना है। तो इस प्रकार के कोटेशन के साथ आप उसको एंड कीजिए और उसको एक राह दीजिए कि हाँ तो, और शुरुआत भी उस प्रकार से थोड़ी सी उसमें क्लिष्ट लैंग्वेज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट की थोड़ी डिमांड भी है। इन जनरलाइज पेपर में आप इसका जो यूज़ करते नहीं हैं, पर वहाँ पर आप कर सकते हो और ठीक काम हो सकता है। और फैक्चुअल पोर्शन का उसके साथ जो है कंपोजिशन को ठीक करना होता है आपको। और इसके साथ जो इंग्लिश का पोर्शन होता है सर, वो मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था क्योंकि मैंने शुरुआत से हिंदी मीडियम में जो है पढ़ाई की थी। तो उस पोर्शन में आप जो है सबसे पहले किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि, और दूसरा कि आप सीधा इंग्लिश लिखना शुरू करो। मैंने शुरुआत में जब इंग्लिश लिखना शुरू किया तो मेरी बेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती थी। तो मैंने एक काम ये किया था कि मेरा एक जूनियर था जो जालोर से, तो उससे मैं हमेशा जो है इंग्लिश, वो मेरा जूनियर था और उससे मैं अभी भी वो उसका अटेम्प्ट नहीं हुआ है क्योंकि उसकी एज भी नहीं हुई इतना मेरे से, वो जूनियर वो फर्स्ट ईयर में ही आ गया था। उसकी इंग्लिश शुरुआत से अच्छी थी वो, तो मैं उसको क्या करता ऐसे ही लिख के ले जाता और मैं उसको चेक करवाता। अब वो मेरे को जलील बहुत करता कि आपको बस इतनी सी बेसिक इंग्लिश नहीं आती है। तो उससे हुआ क्या कि मैंने धीरे धीरे सेंटेंस फ्रेमिंग, आप इसमें मेन है कि सेंटेंस फ्रेमिंग के एरर को ख़त्म कर दीजिए। हिंदी मीडियम वाले हमारे तो ऐसे नंबर आ जाएंगे। और उसमें भी आप जो कोटेशंस जो होते हैं उनको जो है यूज़ करते रहिए। जैसे मैंने जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आया तो सबसे पहले हम जो है कोटेशंस का जो यूज़ कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो कोट था मैंने उसी के साथ शुरू किया था कि आई फियर फॉर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी सप्रेस द ह्यूमन इंटरेक्शन व्हेन द जनरेशन टर्न्स इनटू द फूल्स। तो इस प्रकार के कोटेशन से आप जो शुरू कीजिए मोटे पेन के साथ ऐसे कर दिए तो प्रभावशाली पाव नंबर भी अगर मिलता है तो जब 262 और 208 का जो टफ गेम होता है तो वहाँ से पाव नंबर की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम जो ऐसा कर सकते हैं कि सेंटेंस फ्रेम, स्पेलिंग फ्रेम का जो एरर कम करें और उसके साथ इंग्लिश को लिखने का प्रयास करें। मैं मानता हूँ कि हिंदी मीडियम के लिए छात्र के लिए इंग्लिश मीडियम की तरह इंग्लिश लिखना मुश्किल है, पर हम हिंदी में वो लीड लेकर यहाँ पर अपनी लीड को गंवाना नहीं है, बस उसको रिटेन करके रखना है बस। सहदेव जी, मेंस में बहुत इन डिटेल आपने बताया और बहुत सारे सुनने वाले नए लोगों के लिए बहुत काम की बातें बताई। इंटरव्यू का फेज, बहुत सारी भ्रामकता है, मॉक इंटरव्यूज लोग देखते हैं और पुराने चलन से है, साहब अंदर घुसते हैं तो पूछते हैं सीढ़ियाँ कितनी हैं, फल कितने हैं, टी शर्ट का कलर क्या है, कैसा माहौल रहता है इंटरव्यू का? आपने तो रियलिस्टिक इंटरव्यू दिए हैं। जी सर, वो सर यंग कैंडिडेट के साथ तो सर वो मैं तो यंग कैंडिडेट था तो वो बहुत ही जो है औपचारिक तरीके से और बहुत शांति के साथ पेश आते हैं। जहाँ तक ये प्रश्न है कि सीढ़ियों वाला और ये उटपटांग प्रश्न है, ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल औपचारिक माहौल रहता है और वो आपको बिल्कुल आराम से जो है, बहुत आराम से जो है पोलाइटनेस के साथ। एक दो सवाल बताइए हमारी जनता को, कैसा माहौल आपसे, शुरुआती सवाल कैसे रहे वहाँ? जी सर, इंटरव्यू बेसिकली सर डिपेंड करता है कि बोर्ड मेंबर्स जो है वो किस प्रकार आपको जो है हैंडल करते हैं, उस प्रकार ये बोर्ड टू बोर्ड सर पूरा वेरी करता है क्योंकि वो बोर्ड मेंबर पर ही पूरा इंटरव्यू जो है डिपेंड करता है। तो शुरुआत से जाते ही इंटरव्यू मेनली करंट पर जो है ज़्यादा फोकस होते हैं, करंट के जो मुद्दे होते हैं उसके इर्द गिर्द जो है इंटरव्यू काफ़ी अधिक घूमता है। तो जैसे ही इंटरव्यू में एंटर हुआ तो मुझसे पूछा गया कि आज की कोई जो है न्यूज़ जो है आपको लगे कि हमें बतानी चाहिए तो बताएं। तो उस दिन मेरे जो इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले ही माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था। तो उसके बारे में जो हमारी शुरुआत से चर्चा हुई। फिर मेरे को पॉलिटी से बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और लकीली मेरी जो पॉलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी शुरुआत से ही, तो मैं उसमें काफ़ी सहज था। उसके बाद IR जो इंटरनेशनल रिलेशन से, उससे लेकर मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और बाकी जो है सरकार की कॉन्टेम्प्रेरी जितनी भी योजनाएँ होती है उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मनरेगा पर सर मुझे पूछा गया कि आप किस प्रकार से इसमें डेवलपमेंट करेंगे।
और बुलेट ट्रेन जो है क्या भारत के लिए रिलेवेंट है, क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज़्यादा निवेश करना चाहिए, क्यों हम आज भी जो है चाइना विनिर्माण हब में जो 28% का योगदान रखता है ग्लोबल, अभी भारत जो है केवल 2.8, हमका उनका 10% ही क्यों है, हम भी जो है लगभग उनकी जितनी आबादी रखते हैं उनके लगभग कम जो क्षेत्रफल रखते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे एनालिटिकल अप्रोच के भी, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए गए कि यदि हम आपको जो है तहसीलदार या एसडीएम बना देते हैं तो आप राजस्व के मामले जो है किस प्रकार से जो है समाधान जो है करेंगे। तो इस प्रकार के मतलब वो आपके प्रत्येक फैक्टर को जो है चेक करते हैं, आपकी जो है सोचने समझने की जो चिंतन की जो क्षमताएं हैं उनको भी जो है वो चेक करने का प्रयास करते हैं। वो आपको थोड़ा हो सकता है कई बार ग्रिल करने का भी प्रयास करते हैं ताकि आप कितना टेंस मोड में भी जो है देते हैं। बाकी बहुत पोलाइटनेस के साथ जो क्वेश्चन पूछते हैं, मेंबर आपके साथ बहुत पोलाइट होते हैं, और इवन मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यू की तुलना में रियल इंटरव्यू बहुत इजी वे में होता है, काफी सहज सरल माहौल, काफी सहज लोग, जितना मॉक में डरा देते हैं कई बार। जी सर, वो इतने सहज व्यक्ति जो है वहाँ बैठे रहते हैं और बिल्कुल सहजता के साथ वो आपसे जो बातें करते हैं, और बिल्कुल जो है ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं। इवन कई बार वो मेंबर्स जो होते हैं वो हेल्प भी करते हैं कि बच्चे आपने जो ये चीज़ शायद हो सकता है कि गलत बताइए, ये ऐसे सही होती है, वो समझाने का प्रयास भी करते हैं, एग्जैक्ट जैसे अपन बच्चे को कैसे समझाते हैं वैसे। अच्छा, आपने उदाहरण दिया कि आपको तहसीलदार एसडीएम बना के सिचुएशन से लाया गया, आपकी रैंक है 194। जी सर। इस रैंक में क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बार आरपीएससी से आप, कि कहाँ तक आपको कौन सी रैंक की नौकरी मिल सकती है? सर जहाँ तक है सर तहसीलदार सेवा मिल जाएगी, बाकी आरटीएस में इस बार है या राजस्थान अकाउंट सर्विस या राजस्थान जो है तहसीलदार सर्विस जो है वो मिल जाएगी। एक बड़ा ये भी रहता है कि हम बाजारीकरण के दौर में हैं, तो शिक्षा का बाजारीकरण बड़े स्तर पर हुआ तो बड़ी बड़ी कोचिंगें बड़े बड़े क्लेम करती है। आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया खासकर आरएस के एग्ज़ाम के लिए, या स्वयं से आपने तैयारी करी? सर अभी जैसे प्रश्न है तो सर कई सारी कोचिंग्स का जो है हेट्रोजेनियस कंपोजिशन के, क्योंकि कई बार कोचिंग्स भी जो है थोड़ी बहुत जो आपको मेहनत करके जो है कंटेंट अवेलेबल करवा देती है, तो बच्चे को स्मार्ट होना चाहिए कि कहाँ किस चीज़ को कहाँ से उठाना है, उसको आप जो किस प्रकार से रिटेन करते हो, किस प्रकार से चलते हो, किस चीज़ को एनसीईआरटी से उठाना। हो सकता है कि जैसे अब मैनेजमेंट में हम देखते हैं, मैनेजमेंट में जो कोर मैनेजमेंट का पार्ट है वो अभी इतना एनसीईआरटी में और उसमें नहीं है, तो आप हो सकता है कि किसी कोचिंग की जो है वो नोट्स को उठा कर आपने उसको रीड कर लिया। और ये जैसे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है और उसमें आपको सीधा आप पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी जटिल हो जाता है, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपने जो है किसी से हेल्प ले ली, उसके बाद हम जो है राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के बेसिक नोट्स को उठाएंगे या राजस्थान बेसिक इकोनॉमी सर्वे को हम पढ़ते हैं और उससे इन डेप्थ जानना जो है आसान होता है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्लानिंग है किस प्रकार होती है वो काफ़ी जो इसमें मायने रखती है कि किस प्रकार से आप किस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। और वास्तव में एक प्रशासक के लिए मुख्य जिम्मेदारी यही होती है कि आप किस प्रकार संसाधनों को मैनेज करके जो है चीज़ों को रिजोल्व करते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में जो है किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आपने 2024 का भी मेंस क्लियर किया है, आपका इंटरव्यू भी है, हम सर। शुभकामनाएं भी देते हैं पूरे मारवाड़ एक्सप्रेस की तरफ से कि अगली बार जब इंटरव्यू करना है तो प्रॉपर एसडीएम वाली रैंक आपको मिले। आखिर में हमारे मारवाड़ एक्सप्रेस को बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचिंग से जुड़े हुए संस्थान भी देखते हैं, तो जो नए लोग आरएस के लिए तैयारी करने का सोच रहे हैं, कई बार सामाजिक मीडिया इतनी होती है कि लोग कहते हैं यार तुम आरएस कैसे बन जाओगे, यार तुम्हें आरएस कैसे हो जाएगा। जो नए लोग आरएस में या प्रशासनिक सेना में आईएएस में आरएस में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? जी सर, मैं सबसे पहले तो जो सिलेक्टेड और मेरे साथ जो इस बार तैयारी कर रहे थे उसके साथ मैं इसको बताना चाहूँगा सर कि मेरे साथ जो है कई लोग सिलेक्टेड हुए और कुछ लोगों के साथ जो है सर वो इसमें थोड़ा लक सब्जेक्टिव पेपर है तो लक फैक्टर जो भी एक थोड़ा बहुत रखता है। तो सर मेरे साथ जो तैयारी कर रहे थे नरेंद्र सिंह जी राठौड़ हो गए या मुनीता राजपूत हो गई या मनोज जी हो गए, रामदेव मुंडेल हो गए, सर वो बहुत काबिल व्यक्ति थे। राहुल जी बढ़िया सर हो गए, प्रकाश कसवा, सुनील पूनिया, शैलेंद्र सोमरवाल, राजकुमार कसवा, बहुत ही टैलेंटेड लोग थे सर। हालांकि उनकी थोड़ी सी रैंक जो है वो कईयों की रैंक जो है थोड़ी सी पीछे आई है और उन पर जो है कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं कि आपने जो 3 साल क्या किया। तो सर मुझे लगता है कि आरएस और आईएएस जो है पूरे सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसमें नए बच्चों को जो है मोटिवेटेड रखना चाहिए सबसे, क्योंकि कैलिबर लगभग सभी व्यक्ति में जो है अपना एक खुद का कैलिबर होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग यूनिकनेस होती है सर। तो
उन्हें मोटिवेटेड रखना चाहिए कि आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें जो है डिमोटिवेट किया जाए या उनको जो है पीछे खींचा जाए। तो क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है सर। जब मैं आपको 2023 की भर्ती की बात करूं तो सर इसका प्रीलिम्स 1 अक्टूबर 2023 को हो रखा है सर, और इसका नोटिफिकेशन सर 26 जून 2023 को आ रखा है। अच्छा। और आज हम सर लगभग 19 अक्टूबर के करीब बैठे हैं सर। तो लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय, 2.5 साल के करीब का जो टाइम हो गया। अगर 2.5 साल के ड्यूरिंग पीरियड से मुझसे कोई पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं एक ही बात कहता कि भाई आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर जो कई बार होता है कि जब आपकी अर्ली में रैंक आ जाती है तो आपको लगता है कि अन अल हक या अहम ब्रह्मास्मि नहीं जो है स्वयं ब्रह्माऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी कैंडिडेट में सेम कैलिबर होता है जो है, और लगभग सही मेहनत करते हैं। कई बार जो होता है आपके कुछ टॉपिक्स जो है वो कमज़ोर रह जाते हैं और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार आपके फेवर के जो क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इंटरव्यू जो है आपके फेवर में चल जाता है, और कई बार होता है कि आप जो है बीमार हो जाते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, या जैसे मेरे साथ जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की सर जो किसी भी ज़्यादा जो दबाव सर मेरे पर नहीं दिया गया। मेरे माता पिता और मेरे जो जितने भी मेरे मासू जी, और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरे को कि जब भी कोई पूछता है क्या कर रहा है, कि बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा तो टाइम पास ही करेगा। उन्होंने मोटिवेटेड पूरी इस जर्नी में मोटिवेट रखा। बस नए बच्चे को मेरा एक ही मैसेज है कि आप मोटिवेटेड रहो और खुद पर विश्वास रखो कि पक्का होगा, इस बार नहीं तो इस बार होगा। और मैं लिख के देता हूँ सर, मैंने जो आपको नाम गिनाए, आपको 2024 के टॉपर लिस्ट में इनमें से कई लोगों के नाम दिख जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी प्रकार आपको बस ये है कि आपके कैलिबर पर विश्वास रखना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर चलना है। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ कमियां हो तो उनको जो है अपने दोस्तों के ग्रुप, पीयर ग्रुप से उनको दूर करना चाहिए। आपको टॉपर से भी जो है सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो कई बार ऐसी चीज़ें डिलीवर कर देते हैं जिनमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। ये मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हनुमान राम जी और कुलदीप जी ने, तो कुलदीप जी ने मेरे को पूरी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है सर, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके डायमेंशंस को उन्होंने मेरे बहुत सारे, उन्होंने इवन खुद ने मॉक लिए सर। ओके। मेरे जो मॉक लिए वो किसी कोचिंग संस्थान में वो मॉक लेते थे, तो मेरे को कॉल कर देते कि आपको जो है यहाँ पे आके मॉक देना है। तो वो सर्कल का भी बड़ा फर्क पड़ता है, आप किस सर्कल में हो। और हनुमान जी थे तो वो मुझे अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती कि सर ये सब्जेक्ट मेरे से इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, तो वो उन्होंने क्योंकि 6-7 साल 8 साल ये फेस देख रखा है, तो वो किसी से मेरी मदद करवा देते या वो खुद बता देते कि तू इस प्रकार इस चीज़ का समाधान करेगा तो हो जाएगा। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति या मेंटोर को उसकी सलाह ले सकते हैं जो उसने ये चीज़ें देख रखी है, उसके लिए काफ़ी चीज़ें सरल हो जाती है। अब जैसे ही मुझे पूछे, अगर मेरे से पहले दिन पूछा जाए कि सोशियोलॉजी कहाँ से पढ़ें, तब आपके लिए जो समस्याएं हो सकती है। पर अब जैसे हम पूछे कि सोशियोलॉजी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीएस गुरिया का खंडात्मक विभाजन, वो आपको कहाँ से मिलेगा, इस प्रकार आप जो है चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो मोटिवेटेड रहें, अपने कैलिबर पर विश्वास रखें आप, और किन्हीं बड़ों जो है वो काफ़ी जो लोग हैं उनसे थोड़ी बहुत सलाह लेते रहें, और अपनी स्ट्रेटेजी को जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। ये मेरे मतलब 4 की फैक्टर रहेंगे सर। तो आप सहदेव चौधरी जी थे, बिदादा लगाते हैं पीछे, हमारे मारवाड़ क्षेत्र की बड़ी प्रतिभा है। आरएस को प्रथम बार में आपने क्रैक करा है, 194 आपकी रैंक है, तहसीलदार साहब आप बनने वाले हैं, और इस बार का इंटरव्यू भी आप दे रहे हैं 2024 का। हम ईश्वर से कामना करते हैं, हमारा पूरा मारवाड़ एक्सप्रेस परिवार कामना करता है जल्दी से, मैंने पहले भी कहा कि एसडीएम वाली रैंक के साथ पुनः आपका इंटरव्यू करेंगे। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं, आपके साथ मैं विकास राज भाटी हूँ। इसी प्रकार के एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, ऐसी प्रतिभाओं से सकारात्मक ऊर्जा ले। आप आरएस की या प्रशासनिक सेवा की जिस भी चरण में आज खड़े हैं, शायद कुछ कमजोरियां आप में रही होगी, मगर टॉपर्स को सुने, आपके मार्गदर्शन को चुने, अच्छे सर्कल को चुने, एक दिन सफलता आपके आसपास जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।